Hello everyone, myself Avnish Tiwari, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Sri Ram Swaroop Memorial College of Engineering and Management, Lucknow. Today in this lecture we are going to discuss about concept of service and balance reservoirs. So following topics will be covered. First one is related to distribution reservoir, actually what distribution reservoir is. Next one is total storage capacity of a distribution reservoir, and next one is location and height of distribution reservoir, and the last one is design of distribution network, means how we can design a distribution network. Starting with the first topic, that is distribution reservoir. Distribution reservoir is also known as service reservoir. हम अगर ये बात करें कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर हैं बेसिकली वो किस पर्पस के लिए बनाए जा रहे हैं, इनकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, या हम इनकी कैपेसिटी एस्टिमेट कैसे करेंगे, तो बेसिक हमें ये देखने को मिलता है कि सबसे पहली बात ये है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर है उसे हम लोग सर्विस रिजर्वायर भी बोल सकते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर्विस रिजर्वायर ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर है। एंड इनका काम क्या है, बेसिकली ये हमारे क्या होते हैं, स्टोरेज रिजर्वायर्स होते हैं जो कि आपका क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ट्रीटेड वाटर को, मीन्स दे स्टोर ट्रीटेड वाटर। और किस पर्पस के लिए स्टोर करते हैं, बेसिकली फॉर सप्लाइंग वाटर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। अगर कभी इमरजेंसी हो रहा है तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, इन डिस्ट्रीब्यूशन या सर्विस रिजर्वायर से हम क्या करते हैं, वाटर की सप्लाई इंश्योर कर सकते हैं। और वो इमरजेंसी किस फॉर्म में हो सकती है, वो हमारी इमरजेंसी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ फायर इंसिडेंट्स। अगर कभी फायर एक्सीडेंट हो रहा है, फायर इंसिडेंट हो रहा है, उस केस में क्या कर रहे हैं, इस रिजर्वायर का यूज़ कर रहे हैं। कभी ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन मीन्स आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो आपका पम्प्स हैं उनमें फेलियर हो गया या वो उस पर्टिकुलर टाइम पे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, हम इन डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर और सर्विस रिजर्वायर की हेल्प से क्या करते हैं, वाटर की सप्लाई इंश्योर कर लेते हैं। साथ साथ में ये भी देखने को मिलता है कि जो हमारा डेली डिमांड है, बेसिकली उस डेली डिमांड में हम ये बोल रहे हैं कि क्या थ्रू आउट द डे आपके डिमांड से कॉन्स्टेंट होते हैं। तो अगेन हमें ये देखने को मिला है प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो हमारा डिमांड होता है वो क्या होता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। तो अब फ्लक्चुएशंस हैं, तो इन फ्लक्चुएशंस को भी क्या करता है, ये आपका सर्विस रिजर्वायर फुलफिल करता है। तो बेसिकली ये हमारे आप बोल सकते हो दो बेसिक फंक्शंस हैं, मींस एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ये वाटर की सप्लाई इंश्योर करते हैं, और साथ ही में जो आपके अर्ली फ्लक्चुएशन है उस केस में भी क्या करते हैं, ये डिमांड्स को फुलफिल करते हैं। अब कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज़ टोटल स्टोरेज कैपेसिटी। अब हम टोटल स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो जो हमने ऊपर इनके फंक्शंस के बारे में बात की है कि ये क्या फुलफिल कर रहे हैं, उसको देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटी है दैट विल बी समेशन ऑफ बैलेंसिंग स्टोरेज। इस बैलेंसिंग स्टोरेज को हम लोग इक्वलाइजिंग स्टोरेज या ऑपरेटिंग स्टोरेज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्रेकडाउन स्टोरेज, एंड थर्ड वन इज फायर स्टोरेज। मीन्स अगर हम इन तीन स्टोरेज को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर। सो स्टार्टिंग विद द बैलेंसिंग स्टोरेज, बेसिक बैलेंसिंग स्टोरेज है क्या, तो जो हमारा बैलेंसिंग स्टोरेज है इनका जो प्राइमरी फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शन ये है कि जो हमारी डिमांड्स में फ्लक्चुएशन आ रही हैं, क्योंकि हमारा जो पंप है वो थ्रू आउट द डे अगर हमें इफ़िशिएंट रिजल्ट देखना है या इफ़िशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है तो पंप को एक कांस्टेंट रेट से ऑपरेट कराएंगे। अगर पंप हमारा कांस्टेंट रेट से ऑपरेट कर रहा है इट मीन्स उसकी सप्लाई क्या होगी, कांस्टेंट होगी। बट हमें ये पता है कि थ्रू आउट द डे फ्लक्चुएशंस एग्जिस्ट करती हैं, तो फ्लक्चुएशंस को फुलफिल करने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर चाहिए वो आपका वाटर मिलता है इस स्टोरेज से, मीन्स दैट इज बैलेंसिंग स्टोरेज से। ओके, तो ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड फॉर इक्वलाइजिंग और बैलेंसिंग द वेरिएशंस इन डिमांड अगेंस्ट अ कांस्टेंट सप्लाई, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को आप बोल रहे हो बैलेंसिंग रिजर्वायर या बैलेंसिंग स्टोरेज, या आप बोल सकते हो स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ बैलेंसिंग रिजर्वायर। अब नेक्स्ट ये आता है कि हम इन्हें एस्टिमेट कैसे करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा बैलेंसिंग स्टोरेज है उसे एस्टिमेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोग्राफ को यूटिलाइज कर सकते हैं। और वो हाइड्रोग्राफ किसका होगा, जो हमारा इनफ्लो है और आउटफ्लो है उनका है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, मास कर्व मेथड यूज़ कर सकते हैं। और इन मास कर्व मेथड को अगर हम ये बोलें कि टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स ग्राफिकली भी हम जा सकते हैं और टेबुलर फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में जाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एनालिटिकल टेबुलर सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं हम लोग, बैलेंसिंग स्टोरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज और ब्रेकडाउन स्टोरेज। कमिंग टू ब्रेकडाउन स्टोरेज, तो बेसिकली हम जो ब्रेकडाउन स्टोरेज है उसको हम लोग इमरजेंसी स्टोरेज भी बोल रहे हैं। अब जो इमरजेंसी स्टोरेज हमारे इस टर्म से क्लियर हो रहा है कि मीन्स एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी
जो हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको जो फुलफ़िल करेगा, दैट स्टोरेज विल बी योर ब्रेकडाउन स्टोरेज। तो अब ये जो हम इमरजेंसीज़ की बात करें तो ये किस फॉर्म में हो सकती हैं? बेसिकली ये इमरजेंसी आपको देखने को मिल सकता है पंप के फेल्योर में। हो सकता है आपका पंप फेल कर गया हो, तो उस केस में भी क्या कर सकते हैं, अब पंप ऑपरेट नहीं कर रहा है तो मीन्स हमें कुछ ना कुछ ऐसे एडिशनल स्टोरेज चाहिए जो कि आपकी वाटर की सप्लाई को फुलफ़िल कर सकें। हम ये बोलें कि आपका उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर है, तो अगेन अगर इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर है तो आप देखोगे कि आपका पंप ऑपरेट नहीं कर पा रहा होगा, या तो कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि पंप से रिलेटेड है। तो ये कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस हैं जिन सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है और वो स्टोरेज आपको मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्रेकडाउन स्टोरेज। अब ये डिपेंड करता है कि कितना स्टोरेज हमें देना चाहिए। ब्रेकडाउन स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बोलें या इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो एक्चुअली में हमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, मीन्स जो आपके फेल्योर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उनका एक्सटेंट कितना है, और एक्सटेंट मीन्स वो कितने टाइम के लिए, हम बोल सकते हैं कितने टाइम के लिए हमें फेल्योर देखने को मिल रहा है। साथ साथ में हम ये बोल सकते हैं कि हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड है जब हम रिपेयर कर सकें। क्योंकि आपका अगर एग्जांपल लें, अगर पंप है, पंप फेल हो चुका है, तो जब पंप फेलियर कंडीशंस में होगा तब भी वो सप्लाई इंश्योर नहीं कर पाएगा, और जब हम उसके रिपेयरिंग के लिए जा रहे होंगे उस केस में भी आप सप्लाई फुलफिल नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली जो हमारा अमाउंट है वो डिपेंड कर जाता है फ्रीक्वेंसी पे, एक्सटेंट पे, और साथ ही में आपका जो टाइम रिक्वायरमेंट है फॉर द पर्पज़ ऑफ रिपेयरिंग यूटिलिटी। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पे कि आपका प्रोविज़न डिपेंडेंट है कि कितना अमाउंट हमें ब्रेकडाउन स्टोरेज का देना चाहिए। सो ये पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो क्या एक एग्जैक्ट आइडिया लगाना पॉसिबल है? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एग्जैक्ट वे में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि किसी पंप को रिपेयर करने के लिए कितना टाइम लग रहा होगा, कितने टाइम के लिए फेल्योर एग्जिस्ट कर रहा है, क्या फ्रीक्वेंसी है। तो इस वजह से ये देखने को मिलता है कि जो ये क्वालिटी है, जो ये क्वांटिटी है, सॉरी इट्स क्वांटिटी, जो ये क्वांटिटी है उसको एनालाइज करना एक एग्जैक्ट अमाउंट में डिफ़िकल्ट है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम एक लमसम प्रोविज़न देते हैं, और वो जो हमारा लमसम प्रोविज़न होता है वो कितना होता है, दैट लमसम प्रोविज़न इज़ अबाउट 25% ऑफ द टोटल स्टोरेज कैपेसिटी। मीन्स हमारा जो रिजर्वायर है उसकी टोटल कैपेसिटी का 25%। पहला, या तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा होना कितना चाहिए, 1.5 to 2 टाइम्स, मीन्स 1.5 से लेके 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज आर्ली सप्लाई भी हम क्या कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ ब्रेकडाउन स्टोरेज जो है प्रोवाइड करा सकते हैं। और इसी अमाउंट को क्या करेंगे, हम अपने उस डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर में स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इमरजेंसी स्टोरेज। एंड जो ये स्टोरेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली हम यही अमाउंट दे रहे हैं, अगेन क्योंकि ये क्या है, आपका लमसम प्रोविज़न है। और हमने ये भी बात की कि जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी पे, एक्सटेंट पे, और टाइम कितना लग रहा है रिपेयर में। तो अगेन कभी कभी हो सकता है कि हमें जो अमाउंट है इससे भी ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़े, अगर जो आपका फेलियर टाइम है, जो रिपेयर टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हायर अलाउंसेस भी प्रोवाइड करा सकते हैं। मीन्स इन दोनों वैल्यूज़ से भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ब्रेकडाउन स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने टैंक की स्टोरेज कैपेसिटी बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फायर स्टोरेज। अब ये फायर स्टोरेज क्या है, बेसिकली हमारा ये थर्ड कंपोनेंट है आपके टोटल रिजर्वायर स्टोरेज का। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम जो अमाउंट वाटर का रख रहे हैं या कंसीडर कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पर्पज़ के लिए किया जाता है, फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर। अगर कभी फायर एक्सीडेंट हो रहा है तो उस टाइम में फायर को कंट्रोल करने के लिए हमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, हम फायर स्टोरेज को डिसाइड करते हैं। ओके, अब ये होता है कि हम अब जो फायर स्टोरेज दे रहे हैं एग्जैक्टली इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है, क्या हम इसके लिए एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या एक एग्जैक्ट वैल्यू दे सकते हैं। तो उस पर अगर हम बात करें तो बेसिकली जो हमारा ये टोटल वॉल्यूम है, किसको देखते हुए, फायर को देखते हुए, वो डिपेंड करता है रेट ऑफ फ्लो पे। क्या वाटर का वहाँ पे रेट ऑफ फ्लो है, जो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि कितनी सीरियसनेस है फायर की, उस पर डिपेंड करता है कि हमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड करना चाहिए। तो जो हमारा टोटल वॉल्यूम है वाटर का फॉर द पर्पस ऑफ फायर फाइटिंग, ये जनरली जो लिया जाता है 1 to 5 लीटर पर डे पर पर्सन, ये हम क्या कर सकते हैं, जनरली ये प्रोवाइड करते हैं। और फॉर एक्सटिंग्विशिंग अ फायर बेसिकली 3 जेट स्ट्रीम प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये जो 3 जेट स्ट्रीम है उनसे जो डिस्चार्ज देखने को मिलना चाहिए, दैट डिस्चार्ज इज़ अबाउट 1100 लीटर्स पर मिनट।
1100 लीटर पर मिनट से क्या करेंगे, हम अपने वाटर को फ्लो कराएंगे, वाटर को उस पर थ्रो करेंगे, जिससे कि हम क्या कर सकें, फायर को कंट्रोल सकें। और उसको समझने के लिए अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें कि एक फायर एक्सीडेंट है और उस फायर को कंट्रोल करने के लिए हम ये बोलते हैं कि हम 10 घंटे का टाइम लग रहा है। अगर हम ऐसा अज्यूम कर लें कि 10 आवर का टाइम लग रहा है, तो हमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पे स्टोर करना चाहिए। तो उस स्टोरेज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कितनी स्ट्रीम्स होनी चाहिए, हमारे पास बेसिकली 3 जेट्स होने चाहिए। और जो रेट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1100 लीटर पर मिनट। इट मीन्स हम एक स्ट्रीम से 1100 लीटर पर मिनट का वाटर सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास 3 स्ट्रीम्स हैं, सो 3 इंटू 1100। अब 1100 लीटर पर मिनट है, उसको अगर हम कन्वर्ट कर लें सेकेंड्स में, तो हमें क्या वैल्यूज़ मिल जाएंगी, हमें ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। देखिए 10 आवर है, 10 आवर फर्दर। अब क्योंकि जो हमारा ये 10 आवर है, यहाँ पे आपको यूनिट जो देखने को मिल रही है आवर्स देखने को मिल रही है, और यहाँ पे जो यूनिट्स देखने को मिल रहे हैं वो मिनट देखने को मिल रही है। तो मीन्स हमें एक यूनिफॉर्म यूनिट में कन्वर्ट करना है। आप सेकंड में कन्वर्ट करना चाहो सेकंड में कर लो, आवर्स में कन्वर्ट करना चाहो, डे में फाइनली कन्वर्ट करना चाहो, तो वो हम एक यूनिफॉर्म यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, ये प्रोविजंस जो भी दे रहे हैं वो पर डे के बेसिस पे दे रहे हैं। और ये जो पर डे की बात हुई थी कि हमें 10 आवर्स के लिए क्या करना है, वाटर की सप्लाई इंश्योर करानी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फायर को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, हम 10 आवर्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली 10 आवर मल्टीप्लाइड बाई 60। तो यहाँ पे हमें कितना अमाउंट देखने को मिलता है, दैट इज़ 198,000 लीटर पर डे। मीन्स हम बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 मिलियन लीटर्स पर डे वाटर जो है सप्लाई करना पड़ेगा फायर पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके साथ साथ हमारे पास और भी कुछ जस्ट प्रोविजंस हैं जिनसे कि क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जस्ट इससे पहले मैंने भी बताया कि जो हमारा फायर स्टोरेज है वो बेसिक डिपेंड हो जाता है कि क्या चांस है फायर ब्रेकआउट होने का, उनकी कितनी ज़्यादा सीरियसनेस है, उनको कंसीडर करते हुए क्या करते हैं, हम स्टोरेज को एस्टिमेट करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास एक और फार्मूला है, नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइटर्स ऑफ अमेरिका, इनके कुछ रिकमेंडेशंस हैं। उन रिकमेंडेशन से क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हमें एक्चुअल में कितना वाटर इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए देना चाहिए। तो फॉर एक्सटिंग्विशिंग अ सीरियस फायर, और ये जो सीरियस फायर है वो कितने टाइम के लिए है, ऑफ 10 आवर्स, उस केस में जो हमें रेट रखना चाहिए दैट शुड बी इन रेंज ऑफ 10,000 to 50,000 लीटर पर मिनट फॉर अ टाउन। और उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 6,000 से लेके आपका 2 लाख तक होना चाहिए। उस केस में हम क्या करेंगे, ये रेट ऑफ फ्लो रखने वाले हैं अपने वाटर के सप्लाई का। और आगे बात करें, अगर हमारी कम्युनिटीज़ स्मॉलर है, मीन्स पॉपुलेशन कम है, तो उस केस में जो हमारा होना चाहिए टाइम की उस एक्चुअल में जो हमारा फायर का टाइम कितना था। तो स्मॉलर कम्युनिटी के लिए जब पॉपुलेशन हमारी 4,000 है, 2,000 है, 10,000 है, तो जो प्रोविजंस होने चाहिए बेसिकली वो कितने घंटे के लिए होने, 8 आवर्स के लिए, 6 आवर के लिए, 4 आवर के लिए। इसके पुराने वाले केस में, इससे पहले वाले केस में क्या था, हमने जो प्रोविजंस दिया था वो 10 आवर का दिया था, लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन आपकी कम हो रही है, मीन्स 4,000, 2,000 या 1,000 हो रही है, तो ये प्रोविजंस कितने टाइम के लिए हो जा रहा है, 8 आवर, 6 आवर एंड 4 आवर रिस्पेक्टिवली। ओके, तो इतना दे सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि क्या ये सेम प्रोविजंस डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए देना चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा अमाउंट इस चीज़ के लिए अलोकेट कर सकते हैं, बट डेवलपिंग कंट्रीज़ में हम ऐसा नहीं करते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या हो जाएगा, जब जो हमारे प्रोविजंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएंगे ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि इंडिया की बात करें, यहाँ पे जो है हम वाटर स्टोर करते हैं दैट इज़ अराउंड 1 to 4 लीटर्स पर पर्सन पर डे। मीन्स हम इतना अमाउंट ऑफ वाटर जो है स्टोर करते हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए। और ये जो 1 to 4 रेंज है ये बेसिकली डिपेंड करता है आपकी सिटी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हायर विल बी द इम्पॉर्टेंस, हम क्या करेंगे, हायर अमाउंट का जो ये आपका एलोकेशन है, मीन्स इतना अमाउंट हम क्या करेंगे वाटर का उस पर्पज़ के लिए, फायर को कंट्रोल करने के लिए प्रोवाइड करेंगे। कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज़ टोटल रिजर्वायर स्टोरेज। अब टोटल रिजर्वायर स्टोरेज क्या होगा, जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इस बेसिक एक फिगर में कि ये तीनों जो हमारे स्टोरेजेस थे, मीन्स ब्रेकडाउन स्टोरेज, बैलेंसिंग स्टोरेज और फायर स्टोरेज, अगर हम इन तीनों का समेशन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल रिजर्वायर स्टोरेज। मीन्स हमें जब भी टोटल रिजर्वायर स्टोरेज एस्टिमेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो 3 प्रोविजंस दे रहे हैं, बैलेंसिंग स्टोरेज, ब्रेकडाउन स्टोरेज और फायर स्टोरेज, इन तीनों का समेशन कर देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल रिजर्वायर स्टोरेज कैपेसिटी एस्टिमेट करते हैं। कमिंग टू अ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लोकेशन एंड हाइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर। अब हमें यहाँ पे ये बात करनी है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर है
उसे कहाँ पे लोकेट करना है, उनकी हाइट कितनी रखनी है। तो बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें कि हमें कंसीडर करना चाहिए। जाहिर सी बात है जब हम कोई भी एक यूनिट डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि उनसे जो चीज़ें हमें अचीव करनी है वो सब तक पहुँच सके। अब यहाँ पे क्या है, हमें एक रिजर्वायर बनाना है और वो रिजर्वायर क्या कर रहा है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मीन्स उसी स्टोरेज से हम क्या कर रहे हैं, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो रिजर्वायर ऐसे जगह पे होना चाहिए जिससे कि क्या हो सके, हर एक एंड पे रिक्वायर्ड अमाउंट में वाटर पहुंच सके। मीन्स सबके पास और सफिशिएंट अमाउंट में वाटर पहुंचना चाहिए। तो जो हमारा सर्विस रिजर्वायर है नीड्स टू सप्लाई वाटर टू द फारदेस्ट पॉइंट इन द सर्विस एरिया। मीन्स हमारा जो सर्विस एरिया है उसमें जो सबसे फारथेस्ट पॉइंट है वहाँ तक ये क्या करे, पानी को पहुँचा सके। तो इस चीज़ को देखते हुए हमारा जो कॉस्ट ऑफ पाइपलाइन होना चाहिए और ये जो प्रेशर होना चाहिए, हम इन्हें कंसीडर करते हैं। और इन दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हम रिजर्वायर को कहाँ पे लोकेट करते हैं, रिजर्वायर भी शुड बी लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ सर्विस एरिया। अगर हमारा जो एरिया है उस एरिया के सेंटर पे क्या करते हैं, हम अपने इस सर्विस रिजर्वायर को लोकेट करते हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी कंसीडर करना चाहिए कि अगर उस एरिया में कहीं पे डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, हाई है, तो हम क्या करते हैं, उस केस में जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर होगा उसको उस पॉइंट के क्लोज बनाएंगे। मीन्स जिस पॉइंट का डिमांड ज़्यादा होगा हम क्या करेंगे, उसके क्लोज में ही डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर को लोकेट करेंगे। इससे क्या होने वाला है, इससे ये होने वाला है कि जो आपका हेड लॉस अगर हो रहा होगा ड्यूरिंग द सप्लाई, वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कर क्या रहे हो, जहाँ की डिमांड मैक्सिमम है उस जगह के क्लोज में आप डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर को लोकेट कर रहे हो। तो जो लेंथ होगी पाइप की जिसके थ्रू आपका वाटर ट्रेवल होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और हमें ये पता है कि जो आपका फ्रिक्शनल लॉस होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि जो हमारा फ्रिक्शनल लॉस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मीन्स जो हमारी लेंथ ऑफ पाइप है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो इस वजह से आपका जो हेड लॉस है वो आपका रिड्यूस हो जा रहा है। ओके, सो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब आप इन डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर्स को लोकेट कर रहे हो तो उस जगह पे लोकेट करोगे जहाँ का एलिवेशन जो है मैक्सिमम हो। इससे क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि हम एडिक्वेट प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, वो भी आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। मीन्स हमें अपने साइड से एडिशनल कोई ऐसे कंपोनेंट्स या एडिशनल आप बोल सकते हो पंप्स नहीं लगाने पड़ रहे हैं जिससे कि हम आप क्या करें, वहाँ का हेड बढ़ा सकें। अगर हेड कम होता है तो हम उस केस में क्या करते हैं, बूस्टर पंप्स यूज़ करते हैं। बूस्टर पंप से एडिशनल हेड क्या करते हैं, अपने फ्लो में इम्पार्ट करा सकते हैं। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर है उसे हम सबसे ज़्यादा एलिवेशन वाले पॉइंट पे ही लोकेट कराएं। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ हमें ये देखना चाहिए कि अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, मीन्स हमारा जो एरिया है वो फ्लैट एरिया है, हमारे पास रिजेस नहीं है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में हमारे पास दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। दो ऑप्शंस क्या हैं, वो दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, पोजीशन ऑफ पंपिंग स्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। हम उस डिस्ट्रीब्यूशन एरिया और पंपिंग स्टेशन को ध्यान में रखते हुए कि हम अपने उस डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर को रख कहाँ रहे हैं, क्या उस पंपिंग स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के बीच में रख रहे हैं या आप फार्थेस्ट एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एरिया पे रख रहे हैं। तो ये दो केसेस देखने को हमें मिलते हैं और इन दो केसेस को हम समझने की कोशिश करें। तो ये पहला केस है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर कहाँ है, ये आपका फार्थेस्ट पॉइंट ऑफ द सिटी है, ये आपका पंप है। तो बेसिकली हमने इनको इन दोनों के बीच में रखा है। और ये वाले पिक्चर में अगर हम देखें, ये आपका पंप है, ये आपका फार्थेस्ट पॉइंट ऑफ द सिटी है। मीन्स हमने क्या किया है, सिटी के दूसरे कोने में डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर को लोकेट किया है और एक कॉर्नर पे आपका जो है, एक एंड पे आपका पंप है। तो इन दोनों में हमारे लिए कौन सा बेनिफिशियल है, उस चीज़ को देखें कि अगर हम इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर की बात करें तो यहाँ पे होगा क्या, जाहिर सी बात है हमें वाटर की सप्लाई करनी है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो और इस पर्टिकुलर एरिया में। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा वाटर है उसको पंप करके इन टैंक्स में स्टोर करेंगे। टैंक्स में स्टोर करने के बाद फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि पहले हमने क्या किया, वाटर को स्टोर किया टैंक में। अगर आप वाटर को टैंक में स्टोर कर रहे हो, मीन्स जो आपका वाटर सप्लाई होगा वो किसके थ्रू होगा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जो कि आपको इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर की हाइट से मिलेगा। जो हेड मिलेगा वो आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर की हाइट से मिलेगा। तो हेड सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल हो, इस वजह से क्या करते हैं हम इसकी हाइट को
मैक्सिमम रखने की कोशिश करते हैं। मीन्स जो हमारा एलिवेशन होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर का, उसे बहुत ही ज़्यादा हाई रखना पड़ता है। ओके, और इसके साथ एक हमें दूसरा जो है बेनिफिट मिल जाता है। ये तो आप इससे पहले वाले को आप बोल सकते हो हमारा बेनिफिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें एक बेनिफिट मिल जाता है। बेनिफिट क्या होता है, हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था दैट इज राइजिंग मेन। तो राइजिंग मेन क्या होता है, बेसिकली हम ये बोलते हैं ट्रीटमेंट प्लांट से पंप तक जो वाटर जो है आपका ट्रीटमेंट प्लांट तक किस चैनल के थ्रू आ रहा है, या आप ये बोल सकते हो ट्रीटमेंट प्लांट से हम डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर में जो वाटर ले जा रहे हैं वो जिस पाइप के थ्रू ले जा रहे हैं उसको हम लोग राइजिंग मेन बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो लेंथ ऑफ राइजिंग मेन होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी। लेकिन इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे राइजिंग मेन की लेंथ क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा है। एक अप्रोक्सीमेट हम बता रहे हैं कि इतनी डिफरेंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो जो लेंथ है राइजिंग मेन की वो कम हो जाती है। अब दूसरा वाला केस है, इस दूसरे वाले केस में हम बात करें, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर है वो कहाँ पे है, एक दूसरे एंड पे है और आपका पंप एक दूसरे एंड पे है। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम वाटर की सप्लाई इस पॉइंट से, अगर हम ये जूम करें पॉइंट ए है, इस पॉइंट बी तक पहुंचा रहे हैं, तो पॉइंट ए से बी तक पहुंचाने के टाइम में क्या होगा, आप उस ड्यूरेशन में वाटर को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे नेसेसिटी नहीं है कि आप जो है पानी को पहले स्टोर कीजिए इस टैंक में, उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। नहीं, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ इस पॉइंट ए से लेके बी तक मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर तक पहुँचाने के ड्यूरेशन में ही क्या कर रहे हो, आप पानी को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दे रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं, पानी डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ में कर रहे हैं और स्टोरेज भी साथ में कर रहे हैं। स्टोरेज कब होगा, जब आपका डिमांड कम होगा। और यही जो स्टोरेज है बेसिकली हमारा कब काम आएगा, जब आपकी डिमांड एक्सेस में होगी। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हमारा जो वाटर है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स पॉइंट ए से बी तक ले जाने में ही हम क्या कर दे रहे हैं, इसको लोगों तक पहुँचा दे रहे हैं। मीन्स जो कंज्यूमर्स हैं वहाँ तक वाटर पहुँच जा रहा है। तो जाहिर सी बात है हमें इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से आप बोल सकते हो कि ये थोड़ा सा हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको भी प्रेफर कर सकते हैं कि यहाँ पे हाइट कम नीड है। लेकिन इसके साथ अगर हम दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करें तो हमें ये देखने को मिलेगा जो यहाँ की लेंथ है, मीन्स बेसिकली जो राइजिंग मेन है उसकी लेंथ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पॉजिटिव साइड्स भी हैं और नेगेटिव साइड्स भी हैं। अब क्योंकि राइजिंग मेन की लेंथ बढ़ जा रही है तो इससे क्या समझ में आएगा, हमें अगेन ये देखने को मिलता है फ्रिक्शनल लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपके लेंथ के। तो अगर आपने राइजिंग मेन की लेंथ बढ़ा दी मीन्स आपने लेंथ ऑफ पाइप बढ़ा दिया है, तो क्या होगा, यहाँ के लॉसेज जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो लॉस जो है यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है, ये सारी बातें तो हमारी फ्लैट एरिया की हो गई। नेक्स्ट अगर हम हिली एरिया की बात करें तो हिली एरिया के केस में क्या होता है कि कोशिश ये की जाती है कि जो आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, उस पर ही क्या करें, हम डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर को एलिवेट करें। नेक्स्ट आता है डिज़ाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के डिज़ाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या करना होता है, हमें कुछ फैक्टर्स कंसीडर करना होता है। और वो फैक्टर्स क्या क्या हैं, हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो आपके डिफरेंट जोन्स सिटी के हैं वो कितने हैं और वो बेसिकली डिवाइड कैसे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन, उनके बीच में उनका एलिवेशन कितना है और उन डिफरेंट जोन्स के बीच में डिफरेंस कितना है इन द टर्म्स ऑफ एलिवेशन। तो मीन्स हम रिलेटिव लेवल्स की बात करें। उसके बाद वहाँ का लेआउट कैसा है, लेआउट क्यों हम जानना चाह रहे हैं, बेसिकली अगर हम लेआउट जान जाएंगे तो हम आगे ये बता सकते हैं कि किस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को आप प्रेफर करोगे। जैसा कि हम लोगों ने लेआउट्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के 4 पढ़े थे, डेड एंड सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम, रेडियल सिस्टम, रिंग सिस्टम। तो हम इन रोड के लेआउट्स को देखते हुए सजेस्ट करेंगे कि हमें किस को प्रेफर करना चाहिए। आप सिंगल को प्रेफर कर सकते हो और कॉमन ये देखने को मिलता है कि हम जनरली कम्बिनेशंस में यूज़ करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा लेआउट्स को। ओके, उसके बाद जैसे हमें लेआउट्स पता चल जाता है, इसके बाद क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि अब हम जो बाकी अप्रेटेंसेस हैं, मीन्स हमारी जो फिटिंग्स हैं, उनके लोकेशंस को फाइनल कर सकें। लोकेशंस फाइनल हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास अब हमें लेआउट भी पता है, हमें अप्रेटेंसेस की लोकेशंस भी पता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जानना है कि जो पाइप की साइज़ है वो कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली जो हमारा साइज़ होना चाहिए वो इतना हो कि जो हमारी अवेलेबिलिटी है वाटर की रिक्वायर्ड अमाउंट में वो फुलफ़िल की जा सके। और किसके साथ फुलफ़िल की जा सके, आपका मिनिमम अलाउबल प्रेशर एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिमांड। मिनिमम प्रेशर कब, जब आपकी डिमांड मैक्सिमम है। एंड जो हमारा टर्मिनल प्रेशर है वो जो पाइप्स में देखने को मिलता है वो हमेशा कितना होना चाहिए, अबव द मिनिमम अलाउबल प्रेशर। और आपका ये जो मैक्सिमम अलाउबल प्रेशर है उनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मीन्स जो टर्मिनल प्रेशर है दैट शुड बी इन बिटवीन मिनिमम अलाउबल प्रेशर एंड मैक्सिमम अलाउबल प्रेशर। ओके, उसके साथ साथ फर्दर ये बात करें कि हम इसे एस्टिमेट कैसे करेंगे, तो हमारे पास कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है। हम क्या करते हैं, ट्रायल्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम ट्रायल करते हैं।
तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक साइज एज्यूम कर लेंगे पाइप की। एज्यूम करने के बाद क्या करेंगे, हम टर्मिनल प्रेशर कंप्यूट करेंगे। टर्मिनल प्रेशर कैलकुलेट करने के बाद हम ये देखते हैं कि क्या ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई कर रहा है। अगर मिनिमम मैक्सिमम के बीच में नहीं लाई करेगा तो हम क्या करेंगे, फर्दर डायमीटर्स चेंज करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। तब तक करने वाले होंगे जब तक आपके टर्मिनल प्रेशर्स मैक्सिमम और मिनिमम डिज़ाइन प्रेशर के बीच में ना लाई कर जाए। और टर्मिनल प्रेशर जो है हमारा वो कंप्यूट किया जाता है हेड लॉस के थ्रू। और हम लोग हेड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूजिंग डार्सी-वीसबैक फार्मूला या हेजन-विलियम्स फार्मूला। तो हम हेड लॉस इस फार्मूलास को यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें हेड लॉस मिल गया, उसके बाद क्या कर रहे होंगे, फिर हम डायमीटर्स कैलकुलेट कर रहे हैं और टर्मिनल प्रेशर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये दोनों आपके मिनिमम मैक्सिमम के बीच में लाई करने चाहिए। ओके, और इसके साथ साथ हमारे पास ग्राफिकल मेथड्स भी हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप एक चार्ट देखें तो इन चार्ट में हमें 4 वैल्यूज़ दिख रही हैं। एक तो डिस्चार्ज की, एक डायमीटर की, एक लॉस ऑफ हेड की पर 1000 मीटर और वेलोसिटी की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमें 2 वैल्यूज़ पता होंगी, जैसे हमें डिस्चार्ज पता है, डायमीटर पता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को देखते हुए हम फर्दर 2 वैल्यूज़ को कंप्यूट कर सकते हैं। सो ये एक तरीका ये भी है। और कोशिश ये की जानी चाहिए कि हमारी जो वेलोसिटी हो ऑप्टिमम हो, मीन्स आपको इतने से इतने के बीच में रखनी है, और पाइप का डायमीटर इतना तो इतना वेरी कर सकता है। और ये कॉरस्पॉन्डिंग आपको कुछ वैल्यूज़ दिख रही हैं, पाइप डायमीटर 10, 15, 25 एंड 40 सेंटीमीटर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको जो अप्रॉक्सीमेट वेलोसिटीज़ हैं 0.9, 1.2, 1.5 एंड 1.8 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। तो हम क्या करेंगे, इनको कंसीडर करते हुए अपने पाइप की जो है डायमीटर बताएंगे। ओके, दीज आर ऑल रेफरेंसेस। थैंक यू।